ड्राइंग रूम रंग बिरंगी रोशनियों और मेहमानों की आवाज़ों से भरा हुआ था। रुखसाना बेगम बार बार अपनी बेटियों के दुपट्टे ठीक कर रही थी, क्योंकि आज एक बहुत अमीर ख़ानदान साद के लिए नहीं बल्कि अपनी बहू देखने आया था। इनकी दोनों बेटियां बेसब्री से मेहमानों के सामने अपनी खूबसूरती जताने में मसरूफ़ थीं। उर्वा, जल्दी से चाय और स्नैक्स लेकर आओ और खुदा के लिए सामने ज़्यादा मत आना, रुखसाना बेगम ने सख्त लहजे में कहा। उर्वा ने खामोशी से सर हिला दिया। सुबह से काम करते करते इसके कदम जवाब दे रहे थे, मगर वो फिर भी किचन में चाय की ट्रे तैयार करने लगी। भूख से इसका सर चकरा रहा था, क्योंकि इसे सुबह से कुछ खाने को नहीं मिला था। उधर ड्राइंग रूम में साद अपनी वालदा के बराबर बैठा मेहमानों से रस्मी बातें कर रहा था, लेकिन न जाने इसकी नज़रें बार बार किचन की तरफ उठ जाती थी। हमें सादगी पसंद है, साद की फूफो मुस्कुराते हुए बोली। लड़की में इखलाक होना चाहिए, रुखसाना बेगम फ़ौरन अपनी बड़ी बेटी का हाथ थाम कर बोली। मेरी दोनों बेटियां बहुत सुलझी हुई हैं, घर के सारे काम जानती हैं। इस लम्हे उर्वा लरजते हुए हाथों से चाय की डिश उठाए ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। इसका सफ़ेद चेहरा जर्द पड़ चुका था। साद की नज़रें बेख्तियार इसके चेहरे पर जम गई। सादा लिबास में भी वो सबसे अलग लग रही थी। रुखसाना बेगम ने साद की निगाहों का रुख महसूस किया तो इनके चेहरे का रंग बदल गया। वो गुस्से से उठी और उर्वा के करीब आकर ज़ोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर दे मारा। तुम्हें 10 बार समझाया था ना कि मेहमान बहुत ख़ास हैं। तुम मेरी बेटियों के नसीबों से जलती हो, दफ़ा हो जाओ। यहाँ से चाय की प्याली ज़मीन पर गिरकर टूट गई। उर्वा लड़खड़ाई, मगर अगले ही लम्हे इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ी। आंटी, इस बेचारे की तबीयत बहुत ख़राब है। साद फ़ौरन अपनी जगह से उठा। रुखसाना बेगम कुछ कहती इससे पहले ही साद झुककर उर्वा को सहारा दे चुका था। इसके बेजान वजूद को बाहों में उठाते हुए न जाने क्यों साद के दिल में अजीब सी बेचैनी उतर गई। इन्हें फ़ौरन हस्पताल ले जाना होगा, साद ने फैसला कुन अंदाज में कहा, और फिर सब हैरत से इसे देखते रह गए जबकि साद उर्वा को अपनी बाहों में उठाए तेज़ी से घर से बाहर निकल गया। हस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने उर्वा को एमरजेंसी में मुंतकिल कर दिया। चंद लम्हों बाद डॉक्टर बाहर आया। मरीज़ शदीद कमज़ोरी और ज़हनी दबाव का शिकार है। अगर वक़्त पर ना लाते तो हालत मज़ीद ख़राब हो सकती थी। साद के चेहरे पर फ़िक्र वाज़िया हो गई। अब ये ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर? फ़िलहाल ड्रिप लगा दी गई है, मगर इन्हें आराम और तवज्जो की ज़रूरत है। साद ने गहरा सांस लिया और वो खामोशी से कमरे के शीशे से उर्वा को देखने लगा। सफ़ेद बिस्तर पर लेटी वो लड़की किसी टूटे हुए फूल जैसी लग रही थी। पहली बार इसे एहसास हुआ कि इस घर में उर्वा सिर्फ काम करने वाली नहीं, एक जीता जागता दिल भी रखती है, जिसे हर रोज़ तोड़ा जाता है। इसी लम्हे उर्वा ने धीरे से आंखें खोली। कमज़ोर नज़रें सीधा साद पर जा ठहरी और साद के दिल में जैसे कोई अनजानी कसक उतर गई। इतने में साद अंदर दाखिल हुआ। उर्वा सफ़ेद बिस्तर पर खामोशी से लेटी थी, इसके हाथ पर लगी ड्रिप देखकर साद। इतने में उर्वा ने हल्की सी आंखें खोली। सामने साद को देखकर वो घबरा गई और फ़ौरन उठने की कोशिश की। नहीं, आप आराम से लेटी रहें, साद ने नरमी से कहा। उर्वा की नज़रें झुक गई। मुझे माफ़ कर दें, मेरी वजह से आपके मेहमानों के सामने। बस करें, साद ने पहली बार इसे टोका। गलती आपकी नहीं थी। उर्वा हैरत से इसकी तरफ देखने लगी। शायद ज़िंदगी में पहली बार किसी ने इसकी तरफदारी की थी। इसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला और रुखसाना बेगम अंदर दाखिल हुई। इसके साथ इनकी दोनों बेटियां भी थीं। वाह साद, एक नुकरानी के लिए तुमने पूरा हस्पताल सर पर उठा लिया। मेहमान अभी तक घर में बैठे हैं। उर्वा का चेहरा मज़ीद जर्द पड़ गया। वो फ़ौरन बिस्तर से उतरने लगी। मैं घर चली जाती हूँ आंटी, आप कहीं नहीं जाएंगी। साद की आवाज़ गैर मामूली हद तक सख्त थी। रुखसाना बेगम हैरान रह गई। तुम मुझसे इस लहजे में बात कर रहे हो? साद ने पहली बार बगैर डरे इनकी आंखों में देखा। क्योंकि आपने हद से ज़्यादा जुल्म किया है। उर्वा इंसान है, कोई मशीन नहीं। कमरे में खामोशी छा गई। रुखसाना बेगम के चेहरे पर गुस्सा वाज़िया था, मगर साद के बदलते अंदाज ने इन्हें पहली बार खामोश कर दिया। उर्वा ये सब सुनकर बेयकीन नज़रों से साद को देख रही थी। इसके दिल में बरसों बाद किसी अपना होने का एहसास जागा था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि साद के दिल में ये एहसास महज हमदर्दी नहीं रहा था, कुछ बदलना शुरू हो चुका था।